हेलो बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है सब बढ़िया होगे। जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने लेक्चर जो शेयर किया था आप लोगों को मिल गया होगा, आप लोग पढ़ भी लिए होगे। तो लगातार 2 लेक्चर्स आप लोगों को मिले थे, तो आज फिर आज सीक्वेंस जो कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर तक जो बता दिया था आपको, वो बताया था आपको एपी का सारा पार्ट कंप्लीट। बहुत हद तक मैंने क्वेश्चंस भी सॉल्व कर दिए थे, बहुत सारे क्वेश्चंस को मैंने डिस्कशन भी किया था, और कुछ होम असाइनमेंट भी आपको प्रॉपरली आपको दिया भी था। उम्मीद है सब आप बना रहे होगे, आपको अच्छा भी लग रहा होगा, आपको समझ में बातें भी आ रही होंगी। तो चलो आज आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आगे कंटिन्यू करते हैं, तो आज क्या करेंगे। तो सबसे पहले आज का जो हमारा टारगेट है, कि सबसे पहला टारगेट आज यही है कि पहले जो आपके जो लास्ट क्लास में जो कुछ असाइनमेंट दे रखे थे होम असाइनमेंट, उसके डाउट्स को पहले देख लूँ। सबसे पहला काम तो यही है कि उसके डाउट्स को देख लूँ। 5 क्वेश्चन हमने 5 से 6 क्वेश्चन डिस्कस किया जाता है, इक्का दुक्का कुछ क्वेश्चन रह गए। सबसे पहला टारगेट है कि उसके डाउट को देख लूं, और फिर दूसरा टारगेट होगा कि आगे कंटिन्यू करूँ। आज एएम अरिथमेटिक मीन के बारे में थोड़ा बताना, चलो टॉपिक है वो भी कंप्लीट हो ही जाएगा। मतलब आज एपी और एएम से आप फ्री हो जाएंगे, उसके बाद जीपी का पार्ट स्टार्ट होगा। देखते हैं आज कहाँ तक हो पाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो आप लोगों को जो मैंने दिया था, क्या असाइनमेंट होगा, स्लाइड चलाने की जरूरत तो नहीं है। सबसे पहले जो असाइनमेंट दिया था आप लोगों को, उस असाइनमेंट को देखें। सबसे पहले जो फर्स्ट पेज में जो था, तो 1 to 5 सब देख रहे होगे, चलो देख भी लो। 1 to 5 तक जो है प्रॉब्लम है, 5 प्रॉब्लम हमने 5 में से 4 तो डिस्कस कर दिया था, दिख रहा होगा आपका। पहला कर दिया था, दूसरा कर दिया था, तीसरा का अप्रोच बता दिया था, और 5वां कर दिया था, किया था ना। तो फोर्थ वन आपको बचा रह गया। तो फोर्थ वन भी आई थिंक आप लोग कर लिए होगे। फोर्थ वन में क्या करना है, फोर्थ वन क्या है, x-1/x, x-2/x, डॉट डॉट 1/x। तो क्या करना है, 1/x कॉमन ले लो, और फिर देखो कि सारा एपी में आ जाएगा। एपी का समेशन तो आता ही है, 1/x कॉमन लेके x-1, x-2 डॉट डॉट x1 तक आपका सीक्वेंस एपी में है, उसको समेशन कर लो। तो बन जाना चाहिए आपसे, आंसर भी दिया हुआ है x=7। ये 1 to 5 तक तो आपने बना लिया होगा, या नहीं बनाया तो बना लेना। चलो नेक्स्ट असाइनमेंट देखते हैं। देखो नेक्स्ट असाइनमेंट आया, क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ये मैंने क्लास में सॉल्व किया था। अगर आपको याद होगा, एक एक हाईलाइट का, उम्मीद है कि आप लोगों ने रिवीजन किया होगा। हमने एक एक हाईलाइट्स को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था, और कहा था आपको एक एक पॉइंट आपको याद आना चाहिए, कहीं भी कोई इफ एंड बट नहीं। तो उसी में उसी का एक हाईलाइट का एक रिजल्ट हमने इसमें यूज किया था। वैसे तो एपी का कंसेप्ट आपको बताया ही था, उसमें से एक रिजल्ट बताया था कि सम ऑफ टर्म इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड। तो इस रिजल्ट का यूज करके हमने इस प्रॉब्लम को बताया था। तो हमने उसमें क्या बताया था, क्या प्रॉपर्टी था। प्रॉपर्टी कुछ ऐसा था कि टर्म जो इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग, मतलब शुरुआत से पहला टर्म, अंतिम से पहला टर्म, मतलब फर्स्ट एंड लास्ट, सेकंड एंड सेकंड लास्ट, थर्ड एंड थर्ड लास्ट, इन सबों का समेशन क्या होगा, दैट शुड बी कांस्टेंट वैल्यू। और वो कांस्टेंट जो वैल्यू था वो हमने कैलकुलेटर से बताया था, और जस्ट इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया था, जिसमें हमने मेंशन किया था, आप लोगों ने नोट किया होगा, a1 plus an equal to a2 plus an minus 1 equal to a3 plus an minus 2 and so on। तो उम्मीद है कि सारी चीजें आप कर लिए होंगे, सिंपल है, आसान है, अच्छा भी लगा होगा। तो चलो ये पार्ट आपका कंप्लीट हो गया, ये सारी चीजें आपको बता दी। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट में अब क्या करते हैं, तो नेक्स्ट में अब जो है कुछ क्वेश्चन मैं डिस्कस करता हूं, जो मुझे लगता है कि मैं डिस्कशन करूं, जिसकी जरूरत है। तो देखो दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 7, दिख रहा है ना। ये मैं डिस्कस करता हूं, इसमें प्रूव करना है कि एक्स वाई जेड आर इन एपी। इस क्वेश्चन में प्रूव करना है एक्स वाई जेड आर इन एपी। तो क्वेश्चन सबको दिख रहा होगा ना। अगर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा तो देखो क्वेश्चन क्या क्या रहा है। चलो मैं लिखता हूँ, चलो हटाता हूँ। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, देखना। गिवन है 25 9x², ठीक है, प्लस y² प्लस 9z², ठीक है, अब -15 times of 5xy plus yz plus 3 times of zx, दिस इज इक्वल टू 0। मान लो ये प्रॉब्लम आपको दिया हुआ, बोल रहा है इसमें कि प्रूफ क्या करना है कि एक्स वाई जेड आपका एपी में। अब आपके दिमाग में आया कि इसको कैसे प्रूफ करें कि एक्स वाई जेड एपी में। अब ये आपके दिमाग में चलना चाहिए कि कैसे प्रूफ करें, ठीक है। अब डायरेक्ट तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, डायरेक्ट तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। ऐसे तो एक रिलेशन गिवन है और एक्स वाई जेड में पूछ दिया कि एपी में, तो ऐसे कैसे बोल सकते हो एपी में है, ठीक है। तो मैं एक पॉइंट बताता हूँ, जब भी ऐसा कुछ पैटर्न है तो इन जनरल आपको सबसे पहले इसी पैटर्न को ट्राई करना है। सुनिएगा मेरी बात, राइट साइड में एक चीज को कैलकुलेट करता हूँ। गिवन है एस, एस एक क्वांटिटी दिया हुआ है, एस इक्वल टू दिया हुआ है a² प्लस b²
प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, गिवन है ये एस। इस एस के बारे में इंफॉर्मेशन यही है कि एस को हम ये वाला फॉर्मेट दिखा है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अगर ये डेटा आपको दिख रहा होगा तो अब देखते हैं इसमें, इसको आप क्या कर सकते हैं। देखो इसको आगे बढ़ाया तो देखो सबसे पहले इसको अगर आगे बढ़ाए तो सबसे पहले इसमें ये सोचो कि इसके आगे क्या होगा। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि इस एस को मैं सिंपली देखो इसी पैटर्न पे है, ये आप इनइक्वालिटी में भी इससे प्रॉब्लम बनोगे कि एस जो है प्रूव हमको करना है कि प्रूव दैट, क्वेश्चन यही है कि प्रूव दैट एस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वेयर ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। तो क्वेश्चन समझ आ रही है मेरी बात है। तो एक रिजल्ट मैं बताता हूं कि एस को आपको प्रूव करना है कि दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो सबको मेरी बात समझ आ रही है। तो मान लो एक क्वेश्चन, आप इसको हमेशा याद भी रखना। अब इसको एज ए क्वेश्चन में ट्रीट करता हूं तो इसके सॉल्यूशन में आता हूं। तो देखो सबसे पहले क्या किया हमने, एस को क्या लिखा, एस को लिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। इसको क्या प्रूव करना है कि दिस इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। तो देखो इसको करने के लिए क्या किया, इसको जब भी किसी क्वांटिटी को पॉजिटिव प्रूव करना है तो आपको पता है कि एक मेथड आपको बताया कि अगर वो क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव होगा तो हमारी यही कोशिश होना चाहिए कि उसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर दें। अगर परफेक्ट स्क्वायर ऑफ रियल नंबर है तो उसका स्क्वायर हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा। तो इसी टारगेट को फॉलो करेंगे और जब इसी का यूज इसमें करेंगे, सुनना मेरी बात। तो देखो सबसे पहले क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2s की वैल्यू लिख सकते हैं ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी माइनस ट्वाइस बी सी माइनस ट्वाइस सी ए। ठीक है, तो आप देखो इसको ऐसा लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी, इसको अलग कर दिया, प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस बी सी और प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस सी ए। ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये सारा फॉर्मेट आ गया। अगर आपको यहां से कोई दिक्कत नहीं है तो गौर से देखिए 2s किसमें कन्वर्ट हुआ, 2s कन्वर्ट हुआ a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी होल स्क्वायर प्लस c माइनस a होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी होल स्क्वायर। अब बताओ ये प्रूफ हुआ। मतलब आप क्या लिख सकते हो, ये देखो दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर, दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर, दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो क्या बोल सकते हो, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि स्क्वायर का कोई भी क्वांटिटी का स्क्वायर रियल नंबर होना चाहिए, तो ऑलवेज पॉजिटिव ऑलवेज पॉजिटिव ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहाँ से क्या दिख रहा है कि अगर यहाँ से अगर लिखा गया कि दिस इज पॉजिटिव तो मतलब क्या होगा कि ट्वाइस एस ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब यहाँ से क्या आएगा, एस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हो गया ना, हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ। ये एक रिजल्ट मैंने बात की, ये एक रिजल्ट मैंने बात किया कि इससे आप कर सकते हो। अब आता है कि इसमें इसका केस, इसमें तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं दिया हुआ। एग्जैक्टली इस प्रॉब्लम में नाउ, इस प्रॉब्लम में अगर ऐसा दिया हुआ है इफ s इक्वल टू 0, अगर ऐसा दिया हुआ, ये सुनना, ये अलग से स्टार करके देते हैं, इफ s इक्वल टू 0 तो क्या होगा, यहाँ 0 वाला कंसेप्ट है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में प्रूव कर दिया। मतलब क्या कहना चाह रहा है, दैट इंप्लाइज हम 2s इक्वल टू 0 बोलना चाह रहे हैं। और 2s इक्वल टू 0 मतलब क्या हुआ, a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी होल स्क्वायर प्लस c माइनस a होल स्क्वायर। तो ये प्रॉब्लम इस पे बेस्ड है कि अगर s इक्वल टू 0 गिवन है मतलब 2s 0 दिया है, तो कोई भी क्वांटिटी 0 है मतलब ये 0। अब गौर से देखो, ये हमेशा पॉजिटिव है, ये भी हमेशा पॉजिटिव है, ये भी हमेशा पॉजिटिव है। ये कंसेप्ट बताया था, अगर सम ऑफ टू नॉन नेगेटिव क्वांटिटी इक्वल टू 0 है, ये तभी 0 होगा जब सब एक साथ 0 होगा। एक क्वांटिटी को ये किस तरह का प्रॉब्लम बता रखा है, तीनों का समेशन 0 होगा। ये समेशन 0 तभी ना होगा जब तीनों एक साथ 0 होगा। तो लिख सकते हैं, इसके बाद लिख सकते हैं दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल when a minus b equal to 0 equal to b minus c equal to क्या आ गया, c minus a, और यहां से क्या निकल के आया, a equal to b equal to c। ये पॉसिबल कब होगा, जब a b और c ये तीनों क्वांटिटी सेम हो।
तो उम्मीद है ये पॉइंट क्लियर होगा आपको। जस्ट इसी का यूज अगर हम करना चाहें तो इसी का यूज करेंगे कि ये तीनों क्वांटिटी सेम हो तब क्या होगा, जस्ट उसी का यूज करते हैं। तो अब आप सोचिए कि इसमें कैसे इसको यूज करें। सबसे पहले आपके दिमाग में बात चलनी चाहिए कि इसमें आपको इस वाले फॉर्मेट को यूज करना है। तो आप सोचो कि इसको कैसे यूज करें, ठीक है। तो आप सोचो, तो सबसे पहले आप देखो इसको ना, इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा 25 इंटू 9 225 एक्स स्क्वायर प्लस 25 वाई स्क्वायर प्लस 9 जेड स्क्वायर माइनस, देखना, माइनस 75 एक्स वाई प्लस माइनस 15 वाई जेड माइनस 45 जेड एक्स इक्वल टू 0। तो अगर आप देख रहे हो तो गौर से देखो, ये इस फॉर्म में है, देखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो दिस इज इक्वल टू लिख सकते हैं, लेट इसको मान लिया है, तो इसको आप आगे बढ़ाओ तो लिख सकते हैं 15 एक्स स्क्वायर प्लस 5 वाई स्क्वायर प्लस 3 जेड स्क्वायर माइनस 15 15x इंटू 5y, ठीक है, माइनस 5yz है ना, तो 5yz तो 5 और 3 माइनस 5y इंटू 3z माइनस 45z, तो 15x इंटू 3z इक्वल टू 0, ठीक है ना। इस फॉर्म में आया, यहां से देखो इस फॉर्म में आया, क्या दिया हुआ है, ये s का फॉर्म गेन किया ना, तो ये s इक्वल टू इतना दिया हुआ है, जिसको आप क्या लिख सकते हो, s इतना दिया हुआ, मतलब इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लिया इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो मतलब इसको कैसा लिख सकते हो, यहां से आप इस फॉर्म में लिख सकते हो। तो इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हैं अब यहां से 15x माइनस 5y होल स्क्वायर प्लस 15x माइनस 3z होल स्क्वायर प्लस 5y माइनस 3z होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो मैंने यहाँ पर एक रिलेशन दिया हुआ था, इस रिलेशन के हेल्प से हमें प्रूव करना था कि XYZ AP में है। तो मैंने बोला कि इसको परफेक्ट स्क्वायर बना के कुछ चीजें निकल के आ रही हैं, इस पैटर्न को दिमाग रखने बोला कि ये पैटर्न ऑलवेज पॉजिटिव होता है, इसको हम तीन परफेक्ट स्क्वायर के सामने ब्रेक कर सकते हैं, जो मैंने आपको बता दिया, जिस उसी का यूज कर लिया। तो 15x माइनस 5y 15x माइनस 3z, तो ये 0 है, तो ये 0 तब ना होगा क्योंकि ये भी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हमें पता है कि तीनों का समेशन 0 कब होगा, तो लिख सकते हैं दिस इज पॉसिबल, स्टेटमेंट तो आपको अब समझ में आ ही रहा होगा, दिस इज पॉसिबल व्हेन, कब होगा, 15x माइनस 5y इक्वल टू 0 इक्वल टू 15x माइनस 3z इक्वल टू 5y माइनस 3z। मतलब यहां से क्या निकल के आया, यहां से निकल गया 15x इक्वल टू 5y इक्वल टू 3z। इसको सबको देखो, तो अब इसको मान लिया, अब देखना सबको 15 से डिवाइड कर देते हैं, देखो ये क्या आ गया, x इक्वल टू वाई बाई 3 इक्वल टू z बाई 5, कोई दिक्कत, और इसको हमने कांस्टेंट लैम्डा मान लिया, कोई इश्यू नहीं होना चाहिए, डिवाइड बाय 15 ऑल साइड, ये और ये सेम ही चीज है, मान लिया लैम्डा, लैम्डा सपोज करें लेट दिस इज इक्वल टू लैम्डा, x इक्वल टू कितना आ गया लैम्डा, y इक्वल टू कितना आ गया 3 लैम्डा, और z इक्वल टू कितना आ गया 5 लैम्डा। तो क्या आ गया ये किसमें है, लैम्डा 3 लैम्डा एंड 5 लैम्डा किसमें है, दिस सीक्वेंस इज इन AP। तो समझ में आई मेरी बात, क्वेश्चन बढ़िया था, इस वाले साइड को दिमाग में रखिएगा, आइंदा भी यूज होगा, कंफ्यूज नहीं होना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। ये वाला फॉर्मेट कभी भी इसका पैटर्न में हो हम परफेक्ट स्क्वायर इसी तरह से, तो चलिए इसको नोट कीजिए, तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है नोट करो, अच्छा जल्दी करो। कर लिया नोट, चलो आगे क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 7 तो हो गया, क्वेश्चन में 8 की बात करते हैं। तो ये तो सिंपल लॉग का सीरीज सीक्वेंस दिया हुआ, बोला AP में लॉग का फॉर्मूला तो पता ही होगा, इसमें मेरे बताने लायक कुछ नहीं, सीधे फॉर्मूला यूज करो, log x1 बाय x2 का फॉर्म log x1 माइनस log x2, तो ऑटोमेटिक ये डिफरेंस बना के देखोगे तो दिखेगा एक सीक्वेंस AP में। तो 8वां नंबर में कोई ऐसा इश्यू नहीं है, आप आसानी से कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं, तो आपको याद होगा ये 9 का जितना भी प्रॉब्लम है, इसका सिमिलर टाइप प्रॉब्लम
मैंने क्लास में करवाया है। आप अटेम्प्ट कर सकते हो, बहुत सारे वेरियस टाइप ऑफ मेथड्स मैंने डिस्कस किए थे, तो आपको बताया था कि इस मेथड से ट्राई कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, कुछ प्लस माइनस कुछ एडजस्टमेंट करके भी कर सकते हो। तो 9 नंबर का भी क्वेश्चन मैंने बता रखा है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको बनाइएगा और डिस्कशन कीजिएगा, अपने में डिस्कशन कीजिएगा, पहले खुद से फाइट कीजिए फिर डिस्कशन कीजिए। कोई अगर यूनिक मेथड अगर जनरेट होगा तो निकालिए, नहीं तो फिर अगर कोई और मेथड आप लोग जिससे जो डिस्कशन कीजिएगा सबसे सॉल्व हो गया तो अच्छी बात है, अगर कोई क्वेश्चन फंसा तो मुझे टैग कर दीजिएगा, मैं इसको बना दूंगा, ठीक है। तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 लगभग सेम टाइप का ही है, इसको बनाना। क्वेश्चन नंबर 10 भी 1/A 1/B एपी में है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एपी में है तो 1/A को लैम्डा मान लो या 1/A को A1 मान लो और कॉमन डिफरेंस B मान लो, तो 1/B को क्या लिख सकते हैं A1 प्लस G और 1/C को क्या लिख सकते हैं A1 प्लस 2D। उस फॉर्मेट से रिप्लेस करके आप बना सकते हैं, मतलब सिंपल एपी का कंसेप्ट यूज करो और जो रिजल्ट को कुछ मान करके इसके एलएचएस को सॉल्व करो और आरएचएस को सॉल्व करो, दोनों देखो इक्वल आए, ठीक है। तो कोई ऐसा इश्यू नहीं है जो आपसे ना बने। तो हमारा यही कहना है, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आगे के क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। 10 में से 7 क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिए, 2-3 क्वेश्चन जो है आप खुद से बनाइए और देखिए कि बनता है कि नहीं बनता है, और जो मैंने डिस्कशन किया है उन सारे क्वेश्चंस को भी आप कोशिश कीजिए कि एक बार खुद से बना के इसको कंफर्म कर ले और याद रहे, आपको ख्याल रखिएगा। तो चलिए ये तो पॉइंट हो गया, ये तो हो गया। अब आ जाते हैं कि अब आगे क्या करना है, ठीक है। तो अब आगे की बात करते हैं, तो अब आगे का टॉपिक डिस्कशन करेंगे। तो आगे का टॉपिक आज के लिए क्या है, तो जैसा मैंने आप लोगों को बोला अभी शुरुआत में बता दिया कि अब आगे का टॉपिक जो मैं डिस्कस करूंगा वो करूंगा एरिथमेटिक मीन। एरिथमेटिक मीन, तो चलिए हेडिंग डालिएगा एरिथमेटिक मीन, लिखिएगा एरिथमेटिक मीन। इसको इन शॉर्ट हम एएम से भी बोलते हैं, एरिथमेटिक मीन इन शॉर्ट हम एएम से भी बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एरिथमेटिक मीन, ठीक है। अब आ जाते हैं एरिथमेटिक मीन क्या है। तो सबसे पहले एरिथमेटिक मीन ऑफ 2 नंबर्स देखेंगे और उसके बाद देखेंगे एरिथमेटिक मीन ऑफ n नंबर। तो सबसे पहला इसमें हेडिंग डालिएगा एरिथमेटिक मीन्स ऑफ नंबर। सबसे पहला है एरिथमेटिक मीन्स ऑफ नंबर, एरिथमेटिक मीन्स ऑफ नंबर्स, मतलब नंबर्स का एरिथमेटिक मीन निकालना। सबसे पहले में एरिथमेटिक मीन्स ऑफ नंबर, सबसे पहली बात ये आ जाएगी। इसमें से 2 चीजें आ जाती है। सबसे पहला फॉर 2, इन जनरल जो नंबर्स की बात करते हैं तो चले सुनना मेरा। तो सबसे पहला है फॉर 2 नंबर। इन जनरल हम पॉजिटिव नंबर्स का ही अरिथमेटिक मीन निकालते हैं। मतलब तो देखो क्या स्टेटमेंट है, इफ स्मॉल a कैपिटल A एंड B, सुनना मेरी बात, इफ स्मॉल a कैपिटल A एंड B आर इन AP, अगर ये तीनों टर्म AP में होगा तो मिडिल टर्म इक्वल टू बोलते हैं A प्लस B/2, देन वी कैन से स्मॉल कैपिटल A इक्वल टू स्मॉल a प्लस B/2, मतलब दिस इज कॉल्ड, इसी को बोलते हैं एरिथमेटिक, इसी को हम इन शॉर्ट बोलते हैं एरिथमेटिक मीन ऑफ स्मॉल a एंड स्मॉल, मतलब 2 नंबर का एरिथमेटिक मीन निकालना है। छोटी सी बात है, अगर 2 नंबर का एरिथमेटिक मीन निकालना है तो दोनों नंबर के समेशन को 2 से डिवाइड कर दें, दैट इज द एरिथमेटिक मीन। इसके केस में अगर 2 नंबर का एरिथमेटिक मीन निकालना है ना, जो एरिथमेटिक मीन निकाले वो अगर तीनों को सीक्वेंस बना दे, पहला नंबर एरिथमेटिक मीन और तीसरा नंबर, तो ये जो सीक्वेंस बनाओगे ये सीक्वेंस आपका एपी में होगा। इसलिए मैंने पहले सीक्वेंस को क्लियर कर दिया कि अगर स्मॉल a कैपिटल A एंड B, स्मॉल a कैपिटल A एंड B आर इन एपी, तो मिडिल टर्म जो होता है फर्स्ट और लास्ट टर्म का एरिथमेटिक मीन होता है। दैट मिडिल टर्म इज द एरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, यानी कैपिटल A इज इक्वल टू स्मॉल a प्लस B/2। तो दिस इज द एरिथमेटिक मीन ऑफ 2 नंबर, याद रखिएगा 2 नंबर्स के केस में बात करते हैं। अब आ जाते हैं एरिथमेटिक मीन ऑफ n नंबर। सुनना, एरिथमेटिक मीन ऑफ n नंबर, इन जनरल हम पॉजिटिव के लिए बात करते हैं पर हम सीधे अभी n नंबर की बात लिख देते हैं। मतलब n नंबर, तो सिंपली एक छोटा सा लॉजिक सुनना, अगर 2 नंबर का am निकालना है तो दोनों को सम कर दिया डिवाइड बाय 2। सिमिलरली एक पैटर्न बनाया गया। सिमिलरली अगर 3 नंबर का am निकालना है तो क्या लिखते हैं, तीनों का सम डिवाइड बाय 3। सिमिलरली फॉर 4 नंबर
सम ऑफ 4 डिवाइड बाय 4। इसी तरह सम ऑफ n नंबर्स की बात करते हैं उसको हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने n नंबर्स लिख लिया, a1 प्लस a2 प्लस a3 डॉट 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 कहां पे जाएंगे an, मतलब ये सम ऑफ n नंबर डिवाइडेड बाय n कर देंगे। तो दिस इज कॉल्ड अरिथमेटिक मीन ऑफ n नंबर। ठीक है मेरी बात, मतलब अगर n नंबर से अरिथमेटिक मीन निकालना है तो क्या करो, सबको समेशन करके n से डिवाइड करो। ये याद रखिएगा, इसकी भी जरूरत हमें पड़ेगी, मतलब कि 2 नंबर का am निकालो या n नंबर से निकालो, प्रोसेस पता है, सब एक ही टाइप से। तो ये तो हो गया अरिथमेटिक मीन की बात, अरिथमेटिक मीन ऑफ नंबर। पहला हमने डिस्कशन किया अरिथमेटिक मीन्स ऑफ नंबर। ठीक है, इन नंबर्स का हमने क्या कैलकुलेट किया, अरिथमेटिक मीन। 2 नंबर हो गया, सिमिलरली 3 नंबर, सिमिलरली 4 नंबर, सिमिलरली n नंबर। n आपका क्या होगा, मिनिमम n क्या होगा, n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 2 से छोटा नहीं हो सकता। तो 2 के लिए ऑलरेडी बता दिया, सिमिलरली 3, सिमिलरली 4, सिमिलरली 5, सिमिलरली कितना भी चले जाओ आगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, पैटर्न यही होगा। तो दिस इज कॉल्ड अरिथमेटिक मीन ऑफ n नंबर। क्लियर। अब आ जाते हैं आगे की बात, अरिथमेटिक मीन हो गया, ये सारा हो गया। नेक्स्ट अरिथमेटिक मीन के बाद अब क्या करना है, अब आ जाते हैं इंसर्शन ऑफ अरिथमेटिक मीन। तो मैं हेडिंग डालता हूं, देखिएगा हेडिंग है, सुनना मेरी बात, इंसर्शन। इंसर्शन ये थोड़ा इससे डिफरेंट है। इंसर्शन मतलब इंसर्ट करने की बात है, सुनना मेरी बात, क्या इंसर्शन ऑफ am बिटवीन 2 नंबर, मतलब इंसर्शन ऑफ n am, इंसर्शन ऑफ n am बिटवीन 2 नंबर, मतलब कोई भी 2 नंबर के बीच में n am इंसर्ट करना है। n am बोलो या n am बोलो, am होगा, n am बिटवीन 2 नंबर। तो अब देखो क्या कहना चाह रहे हैं, मान लिया हमारे पास 2 नंबर है, लेट a एंड b आर 2 नंबर, लेट a एंड b आर 2 नंबर। ये है इंसर्शन ऑफ n ams बिटवीन a एंड b। हमने मान लिया लेट a एंड b आर 2 नंबर, कोई दिक्कत नहीं। अब इस 2 नंबर्स के बीच में हमें n am इंसर्ट करना है। सुनना मेरा, इंसर्शन का मतलब क्या होता है, एंड देखो a1 a2 a3 डॉट डॉट an हमने ले लिया n नंबर। अभी सुनना मेरी बात, तो इफ देखना, इफ a कॉमा a1 a2, सुनना मेरी बात, अभी मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई, a2 a3 डॉट 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 an कॉमा b, अगर कोई सीक्वेंस इस तरह से बने, a और b के बीच में हमने n नंबर उठा के डाल दिया, सुनना मेरी बात, a और b ये 2 नंबर है, इसके बीच में हमने n नंबर उठा के डाल दिया। अब डालने से क्या पैटर्न गेन करेगा, कब इसको n एम्स बोलेंगे, तो स्टेटमेंट है कि a से लेके a और b के बीच में ये n नंबर है, अगर ये AP में होगा, इफ a a1 a2 डॉट डॉट an कॉमा b आर इन AP, देन हम यहां बोलते हैं a1 a2 a3 डॉट डॉट an आर कॉल्ड NAM। सुनना मेरी बात, NAM बिटवीन A एंड B, मतलब कैप स्मॉल और स्मॉल b के बीच में हमने A1 से AN तक का नंबर पुट कर दिया, तो इस A1 टू AN तक को हम बोलते हैं स्मॉल और स्मॉल b के बीच का n अरिथमेटिक मीन। तो इसी को बोलते हैं, मतलब 2 नंबर आपको बोल दिया, 2 और 67 दे दिया, बोला इसके बीच में 5 AM इंसर्ट करो, तो 5 नंबर डाल दिया, A1 A2 A3 A4 A5। तो क्या होना चाहिए, इंसर्ट करने के बाद ये पैटर्न, ये सीक्वेंस कैसा दिखेगा, तो ये 7 जो टर्म्स बन गए, मतलब 5 बीच में 2 बाद में, ये सातों मिलके एक AP बनाएगा। तो दैट्स देन हम वी विल कॉल दिस A1 टू AN इज द NAM बिटवीन A एंड B, यानी स्मॉल और स्मॉल b का के बीच का NAM है। जस्ट वही चीज है, स्मॉल b के बीच में इसका नंबर घुसा दिया, ये जो आप सीक्वेंस बन गया, दिस सीक्वेंस इज इन AP, तो इसको हम बोलते हैं इंसर्शन ऑफ NAMs बिटवीन A एंड B। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं कि हमें गिवन क्या क्या होगा, डेटा क्या गिवन होगा, तो पहला टर्म A दिया होगा, स्मॉल b दिया होगा, और जितना टर्म डालना है बीच में उतना यानी n की वैल्यू दी होगी। गिवन क्या होगा, A B और n, कैलकुलेट क्या करना है, A1 A2 A3 डॉट डॉट AN। तो देखो गौर से, तो इसमें सबसे पहले देखो n कितना, तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अब कितना हो गया, n प्लस 2 टर्म्स,
अब ये सीक्वेंस हमारा किसमें है, एपी में। तो सबसे पहला टारगेट है, अगर A1 निकालना है तो कॉमन डिफरेंस इस एपी का निकल गया तो प्रॉब्लम सॉल्व है। A1 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस बी, A2 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D। सबसे पहले क्या मान लिया, लेट कॉमन डिफरेंस इक्वल टू D। अब D कैसे निकालेंगे, तो देखो लास्ट टर्म टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना था अभी इस एपी में, n प्लस 2 इज द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो B को क्या लिख सकते हैं, A प्लस टोटल नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1 इंटू डी। कोई दिक्कत, A प्लस एन प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। तो अगर यहां तो कोई दिक्कत नहीं होगा तो गौर से देखो D इक्वल टू यहां से कितना आ गया, D इक्वल टू आ गया B माइनस ए बाय एन प्लस 1, B माइनस ए बाय एन प्लस 1। तो दिस इज कॉल्ड, दिस इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस एपी। और अगर D आ गया देन हम बोल सकते हैं व्हाट इज A1। A1 को लिख सकते हैं A प्लस डी। A2 को क्या लिख सकते हैं, A2 इक्वल टू A प्लस 2D। A3 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 3D। और डॉट 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 अगर हम AN को लिखना चाहें तो व्हाट इज AN, A प्लस एन डी। दिस इज द AN ऑफ दिस एपी। तो मतलब समझ में आई मेरी बात, अब सब आपसे कैलकुलेट हो जाएगा। मतलब A प्लस बी की बात क्या है तो क्या लिख सकते हैं, A प्लस बी माइनस ए बाय एन प्लस 1। इसको लिख सकते हैं A प्लस 2 टाइम्स ऑफ B माइनस ए बाय एन प्लस 1 एंड सो ऑन। तो आई थिंक ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेन टॉपिक का थीम क्या है, ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। तो आपको फिर ऐसा कुछ नहीं है, सारी चीजें आपको दिख रही होंगी कि मतलब अगर दो नंबर के बीच में NAM इंसर्ट करना है तो A1 से AN तक इंसर्ट किया तो ओवरऑल ये सीक्वेंस किसमें चला गया, AP में चला गया। गिवन क्या होगा, स्मॉल a स्मॉल b दिया होगा और जितना इंसर्ट करना है उसका क्वांटिटी दिया होगा। तो ये सारे नंबर्स को कैलकुलेट करने बोलेगा। तो सबसे पहले इसे एपी का कॉमन डिफरेंस निकालने की कोशिश करेंगे। डी जैसे ही आया A1 आ गया, A2 आ गया, सिमिलरली AN आ गया। तो सिंपल सा लॉजिक है, उसी हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं और इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो ये है आपका इंसर्शन ऑफ NAMs बिटवीन A एंड P। ठीक है, तो आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। फटाफट इसको नोट कर लो और इस पे हम एक और रिजल्ट की बात करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझे ना, सबसे बेहतर होगा स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस मैं इससे फिर बनवाता हूँ। ठीक है, एक प्रॉपर्टी देख रहे होगे, गिवन है सम ऑफ NAMs बिटवीन A एंड B इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ सिंगल AM बिटवीन A एंड B, n टाइम्स ऑफ सिंगल AM ऑफ A एंड B। मतलब A और B के बीच में अभी जस्ट हमने जो इंसर्ट किया था कौन कौन सा AM था, A1 A2 A3 डॉट डॉट AN। इन सबों का जो समेशन होगा वो A प्लस बी बाई 2 के N के एंड मल्टीप्लाई कर देंगे उसके इक्वल। ये रिजल्ट है और बहुत ही आसान रिजल्ट है, ऐसा कुछ नहीं कि रिजल्ट टफ है। इसको अगर प्रूव करना चाहे आपके दिमाग में सर ये कैसे आए रिजल्ट, तो आप कभी कभी डायरेक्ट यूज करेंगे तो याद रखिएगा। प्रूफ है तो हमें पता है कि A है, A1 है, A2 है, डॉट डॉट AM है, तो ये सारा सीक्वेंस किसमें चल जाएगा, ये सारा सीक्वेंस AP में। अगर ये सारा सीक्वेंस AP में है तो गौर से देखो कि सबसे पहले देखो कि आप लिख सकते हो A प्लस बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, A1 प्लस AN यूजिंग हाईलाइट प्रॉपर हाईलाइट जो बता रखा था याद होगा आपको, यानी कि सम ऑफ टर्म इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड आर इक्वल। तो A और B स्मॉल b बिगिनिंग और एंड का है, A1 और A2 बिगिनिंग सेकंड और सेकंड लास्ट है, ये दोनों सेम है। नाउ अब बताओ कि अगर मैं A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट 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 AN निकालो तो ये सीक्वेंस में पहले से पता है कि एपी ओवरऑल एपी पे, तो दोनों को दोनों किनारे हटा दिया तो सीक्वेंस एपी में, सीक्वेंस एपी में है और टोटल टर्म्स कितने हैं यहाँ पर n है। अगर इसका समेशन निकालो लिख सकता हूँ n/2, क्या लिख सकता हूँ A1 प्लस AN। तो और A1 प्लस AN की वैल्यू क्या लिखूंगा n/2 A प्लस B। मतलब वही तो बोल रहा है सम ऑफ n AP n सम गिवन है सम ऑफ NAMs बिटवीन A एंड B इज इक्वल टू सम ऑफ इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ सिंगल AM ऑफ स्मॉल a एंड स्मॉल b। तो रिजल्ट इंपॉर्टेंट था, हमने लिखवा दिया, इसको याद रखिएगा। यही है आपका AMs का कुछ बेसिक आइडिया कि AM होता क्या है, कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब इस पे क्वेश्चंस पे आएंगे कि क्या है क्या नहीं क्वेश्चन, एक दुका क्वेश्चंस मैं देखता हूं और आप मेरी बात सुनिएगा। चलिए कुछ क्वेश्चंस मैं देखता हूं। देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, गिवन है इंसर्ट
20 AM, 20 AM, 20 AM between 4 and 61, between 4 and 67. Insert 20 AM between 4 and 67. मतलब 4 और 67 के बीच में 20 AM इंसर्ट करना है, मतलब n इक्वल टू 20 AM। मतलब इसको क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले 20 AM इंसर्ट करना है, तो सबसे पहले यहाँ 4 रखा, इंसर्ट करते हैं, तो पहला नंबर लिया A1, A2, A3, कितना इंसर्ट करना है, टोटल 20 तक आके इंसर्ट करना है, A1, A2, A3 डॉट डॉट A20, और लास्ट क्या हुआ 67, 67 लास्ट लेक्चर में भी इसी तरह से एक जगह 32 की जगह 30 मैंने नोट कर दिया था, तो सीक्वेंस वो एपी में ही था, तो मैंने देखा कमेंट बॉक्स में लिखा था 30-32 कैसे हो गया, एग्जैक्टली वो प्रिंटिंग एरर था, वो लिख दिया था उसमें। तो इस तरह कभी कुछ नंबर कभी मिस्टेक अगर हो जाए तो आप नोटिस कर सकते हो कि बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। जैसे भी मैंने 64 लिख दिया, मान लो सॉल्व नहीं करता, बोलता कर लेना, फिर बोलता सर इसमें तो आंसर नहीं मिल रहा, तो थोड़ा कभी हो जाता है। तो चलो देखते हैं, तो ये देखो, ये इसको क्या बोलेंगे, A1 to A2, तो क्या लिखेंगे 20 AM, ये 20 AM से किसके बीच में, 20 AM से, तो 20 AM से 4 और 67 के बीच में। अब हमें कैलकुलेट करना है 20 AM का, तो ना उसका हमने मान लिया लेट कॉमन डिफरेंस, तो ना मेरी बात, लेट कॉमन डिफरेंस इक्वल टू डी। सबसे पहले डी निकालते हैं, तो 67 लास्ट टर्म से हम डी निकालते हैं, तो टोटल कितने टर्म हो गए 20 और 2 कितने हो गए 22, टोटल 22 टर्म। तो 67 को लिख सकते हैं 4 + 22 - 1 इंटू डी। आई डोंट थिंक यहाँ तक कोई इश्यू होना चाहिए, तो क्या लिख सकते हैं 21D इक्वल टू 63, 67 - 4 63, तो डी इक्वल टू कितना होगा 3, तो डी इक्वल टू 3, तो ये आ गया डी का वैल्यू 3 आ गया, मतलब कॉमन डिफरेंस 3 आ गया। तो कॉमन डिफरेंस जैसे 3 आया, तो A1 को क्या लिख सकते हैं 4 + 3, A2 को क्या लिख सकते हैं 4 + 2 इंटू 3, A3 को क्या लिख सकते हैं 4 + 3 इंटू 3 डॉट 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 A20 क्या आएगा 4 + 20 इंटू 3। तो ये रिजल्ट आपका 4 + 3 7, 6 और 4 10, 3 3 9 + 4 13, यहाँ 60 + 4 64, ये आ गया 20 AM, यानी 20 AM हमने इंसर्ट किया किसके बीच में, तो 4 और 67, मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है ना, मतलब स्मॉल पहला नंबर और लास्ट नंबर दे दिया, बीच में बोला इतना एम इंसर्ट था, कभी 20 बोला, कहीं 25 बोल सकता, कहीं 50 बोल सकता, जैसा बोलेगा उस हिसाब से आप कर सकते हो। इसी को बोलते हैं इंसर्शन बिटवीन टू नंबर, इंसर्शन ऑफ एन एम बिटवीन टू नंबर। तो होपफुली अब सारी चीजें आपको क्लियर होंगी, बातें समझ में भी आ रही होंगी, और आप बनाओगे भी, मतलब जो हमने दिया वो आराम से बना भी सकते हो। तो अब इतना बता रखा है, तो अब धीरे धीरे चीजें आप कंफर्ट जोन में आप आ रहे हो सीक्वेंस सीरीज का। तो चलिए पहले इसको नोट कीजिए, कुछ मैं क्वेश्चंस और डिस्कस करूंगा, एक प्रॉब्लम मैं और लिखूंगा, लिख लिया, एक प्रॉब्लम और मैं डिस्कस करता हूं, उसके बाद कुछ असाइनमेंट देता हूं, फिर उस असाइनमेंट से पहले एक प्रॉब्लम मैं डिस्कस कर देता हूं, फिर कुछ असाइनमेंट का 5 क्वेश्चन से 6 क्वेश्चन मैं आपको शेयर करूंगा, उसमें से 2-3 क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा और रेस्ट क्वेश्चन आप बना के होम असाइनमेंट की तरफ। तो पहले क्वेश्चन ऐसे डिस्कस कर देता हूं, फिर आता हूं उस असाइनमेंट के क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। तो चलिए सुनिएगा मेरी बात, ठीक है, नोट कर लिए, ओके। चलो, इंटरेस्ट आ रहा होगा, देखिए इंटरेस्ट अगर आप लीजिएगा, लोगे इंटरेस्ट, तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। प्रॉब्लम यहाँ ये है कि लोग ना शुरुआत में तो एनर्जेटिक रहते हैं, पर समय के साथ साथ ढीला पड़ जाते हैं, तो ये आपके साथ ना हो, ये मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस तरह की चीजें ना करें। जो एनर्जी लेवल है उसको हमेशा बढ़ाते चलें, घटाएं मत, क्योंकि अभी आप देख रहे हो कि जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ रहा है, चीजें भी आगे बढ़ती जा रही है, और हमारा अब सारी चीजें सिस्टमैटिक भी है, क्लास बेसिस भी चल रहे हैं, क्लासेस चल रहे हैं, टेस्ट भी चल रहा है, आपको मार्क्स भी पता चल रहा है, आपका रैंक भी दे रहे, आपको पता चलेगा, तो चीजें आपको समझ में आएंगी, और जैसे जैसे आप अपने आप को इम्प्रूव करोगे तो आपको अच्छा भी लगेगा। तो एनर्जी लेवल डाउन नहीं होना चाहिए। जैसे मैं बता रहा हूँ, बहुत लोग ऐसा होता है लेक्चर से मैंने अपलोड किया, मैं एक दो चीजें मैं नोटिस करता हूँ, लेक्चर अपलोड किया, बहुत लोग बस ऐसे ही देख के निकल जाते हो, मतलब सीरियसली नहीं देखे, 2-3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट देखे निकल गए। अरे तुम्हारे लिए अपलोड किया, जब देखना सीरियसली देखिए, टाइम दीजिए इस पे, इस मनोरंजन की चीजें नहीं है, आपको मनोरंजन करना नहीं है, यहाँ मैं आपके लिए मनोरंजन करने नहीं आया हूँ, मैं आपको पढ़ाने आया हूँ, वो भी सीरियस टीचिंग। हम लोग, आप अभी तो चलो अभी ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हो तो इसमें उतना नहीं फील हो रहा है,
जो लोग बाहर पढ़ते हैं या बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में पढ़ भी रहे होंगे तो आप उससे कंपैरिजन कर लीजिए। सिचुएशन यहाँ ये है कि लोग पढ़ाने ज्यादा मनोरंजन पे ध्यान देते हैं, मुझे हम लोग सीरियस टीचिंग और रिजल्ट पे फोकस करते हैं। मैं फिटजी में भी था, 7 साल तक मैं फिटजी में था, 8वें साल में छोड़ा हूँ। तो जब भी रहा तो हमेशा एक तो अच्छे रैंक देने की कोशिश किया। मैं मेरे कुछ स्टूडेंट्स भी अब कुछ दिन में मैंने कुछ स्टूडेंट से भी बोला था, तो वो लोग बोले थे ठीक है, तो मैं सारे स्टूडेंट से तुम लोग को इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, और वो फेसबुक पे सॉरी यूट्यूब पे इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। तो वो तुम्हें दिखेगा कि वो सब रैंकर्स 500 के अंदर में बहुत सारे रैंकर्स थे हमारे। तो मतलब कहना है कि हम लोग हमेशा सीरियस टीचिंग पे, हाँ भले कि जो एक मन लगा रहे हैं, ये नहीं कि जबरदस्ती पकड़ के पढ़ा रहे हैं, मन भी लगा रहे, एनर्जी भी मेंटेन रहे, और साथ साथ पढ़ाई करो जिससे आपका रैंक भी बूस्ट हो और आपको लगे कि हाँ भाई हमारा इंप्रूवमेंट भी हो रहा है। तो चीजें आपसे बननी भी चाहिए जिससे आपका इंप्रूवमेंट होगा और एनर्जी लेवल भी आपका हमेशा हाई रहेगा। तो ये बात हमेशा ख्याल रखें। इवन 30 में भी बात करते हैं, सीरियस टीचिंग की बात हम लोग बस करते हैं कि टीचिंग ऐसा होना चाहिए कि बच्चा देखे पढ़े एक बात में समझ में आ जाए और उसको अपने आप में कॉन्फिडेंस बिल्डअप। ये सब चीजों का हम लोग ख्याल रखते हैं। बस यही चीज, बकवास वाली चीजों को हम लोग ख्याल नहीं कर सकते। जो लोग इस तरह चीजों को जो है इस तरह चीजें एक्सपेक्ट करते हो कि सर ये होना चाहिए होना चाहिए, कुछ नहीं। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो हम लोग अपने तरफ से बेस्ट कोशिश कर रहे हैं कि आपको हम लोग दें और आपको कहीं को दिक्कत ना हो। तो बस आप हम पे, मैंने पहले लेक्चर भी कहा था कि हमारे ऊपर भरोसा कीजिए। इतना जरूर गारंटी देता हूँ कि आप कहीं से किसी से कंपैरिजन कर लें, कहीं से कर लें, कहीं से कम नहीं लगेगा आपको, चीजें ज्यादा ही लगेंगी। तो आपके लिए हम इतना बेस्ट को हमें लग रहा है कि हम चीजें ज्यादा ही लगेगी। आपको अगर लगना है तो कुछ सोचना है तो आप कहीं से किसी से कंपैरिजन कर लो, और उसके बाद अब जरूर ये रिजल्ट निकलेगा कि भाई सर की तरफ से हमारे लिए बेस्ट कोशिश चल रही है। तो जब हम आपके लिए बेस्ट कोशिश करें तो आपकी तरफ से रिजल्ट एक्सपेक्ट करेंगे। लोग कुछ लोग टेस्ट में भी इनरोल नहीं होते हैं, ये क्या तरीका है भाई? टेस्ट हमारे लिए है, इतने अपना टेस्ट आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया गया, टेस्ट आप लोग का रेगुलर चल रहा है, तो कम से कम आप लोग क्यूज में पार्टिसिपेट करें। क्यों नहीं करते हो? किसके लिए? ये नहीं करोगे तो तुम्हारा रैंक नहीं पता चलेगा ओवरऑल। किससे छुप भाग रहे हो? या मतलब यही कि तुम इससे 3 महीने 4 महीने से कुछ नहीं किए हो। जो इस तरह की बातें कर रहे हैं वो अभी से सुधर जाए। बेटा समय किसी के लिए वेट नहीं करता। ये मत तो कोरोना आ गया तो सारी चीजें ठहर गई, सारी चीजें चल रही हैं। कोरोना भी चल रहा है, सारी चीजें भी चल रही हैं, हमारा सिलेबस भी आगे बढ़ रहा है। जैसे सब चीज खत्म होगा तुरंत आओ यहाँ आओगे, फिर से सिलेबस का फिर वही स्पीड में रहेगा। तो कहीं को कमी नहीं है। ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, हम लोग अपने तरफ से बेस्ट कोशिश करेंगे। तो आपके लिए टाइम वेट नहीं करेगा। तो आप ये करके क्या होना चाहते हो? मतलब घर पे हो तो मस्ती से खाए पिए सोए, इन सब चीजों से बचें। ये मुझे बहुत गुस्सा आया था आप लोगों के टेस्ट में एनरोल नहीं होते हैं, इतना कम एनरोलमेंट होता है। 50-60% एनरोलमेंट क्यों होता है? 40% कहाँ गए? लेक्चर देखिए, समझिए, और जो टॉपिक आपको बताया गया कि स्टेट में टेस्ट है उसको टेस्ट दीजिए। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आपको पता कैसे चलेगा आपको मार्क्स कैसे आप कितना आया, क्या रैंक है आपका, क्या 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 भी ओवरऑल कितना रैंक है। क्योंकि टोटल 30-100 में सब में हम लोग रैंकिंग तो डिसाइड करता है कि इसका ये रैंक है, इसका ये रैंक है। जरूरत पड़े तो बाहर ऑल इंडिया टेस्ट से भी कंपैरिजन होगा, भले अभी नहीं बाद में होगा, पर कंपैरिजन तो करेंगे ही करेंगे। तो आपको आपका पता चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। तो सारी चीजें आप ही के लिए ना है। टेस्ट से भाग के क्या करो? तो टेस्ट रेगुलर दो, टेस्ट में कोई दो इफ एंड बट नहीं होना चाहिए। जो नहीं दे रहे हो, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जबरदस्ती तो मैं भी कर नहीं सकता क्योंकि आप यहाँ हो नहीं। अभी मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि आप टेस्ट आप ईमानदारी से दीजिए, जो कहा जाए उसको कीजिए, आपके लिए फायदेमंद होगा। अगर चाहते हो कुछ करना तो हमारा यही सजेशन है, कोशिश कीजिए जो कहा जाए उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। ओके, चलिए। टेस्ट देना जरूरी है बाबू। टेस्ट नहीं दोगे तो आप देखो, एक दो बार झटका लगना जरूरी है। ये सब तो लीग मैच है ना, प्रैक्टिस मैच है। फाइनल मैच तो उस दिन होगा ना। सेमीफाइनल मेंस अगर बोलते हैं तो फाइनल एडवांस बोलते हैं। सेमीफाइनल में भी करेगा तो कुछ ना कुछ तो ट्रॉफी मिल ही गया, मतलब कहीं का एनआईटी वनआईटी में बेस्ट एनआईटी में एडमिशन मिलने के चांसेस मिल ही जाते। तो कम से कम ये सब प्रैक्टिस मैच नहीं करोगे तो फिर फाइनल के लिए कैसे रेडी होगा? तो पहले प्रैक्टिस नहीं भाग रहे हो, शुरुआत में भागोगे तो आगे का कैसे होगा? आगे तो लगातार टेस्ट का रेशियो भी बढ़ जाएगा और टफनेस भी बढ़ जाएगा और टॉपिक्स भी बढ़ जाएंगे। तो कैसे करोगे? अभी एक दो टॉपिक चल रहा है, बाद में 4-5 टॉपिक का होगा तो क्या करोगे? तो चीजें को, जो चीजें बताई जाती है उसको नॉर्मली हैंडल करो और सोचो कि करना है, आगे चीजें आपसे जरूर हो। चलो, काफी बातें हो गई। आदत जिसकी आदत है वो आदत सुधारिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, इफ p arithmetic mean
P arithmetic mean are inserted between 5 and 41, so that the ratio A3 divided by AP minus 1 is equal to 2/5. Then find P, यानी कि P बताना है, then find P। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, अब बताओ ये क्वेश्चन बनेगा कि नहीं? ये भी सिंपल है ना, मतलब 5 और 41 के बीच में P एक नंबर ले लिया, P कुछ हो सकता है, 4, 5, 10 कुछ भी हो सकता है, जो हमें कैलकुलेट करना है। तो P नंबर अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किए, तो P और ये रेशियो दिया हुआ है, तो बोल रहा है क्वेश्चन कुछ यहाँ पर ऐसा है कि आपको P की वैल्यू निकालनी है। तो अब आप सोचिए कि इसमें P की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट कर पाए। तो एक सिंपल सा लॉजिक है, सॉल्यूशन पे आते हैं। देखिए, तो सॉल्यूशन पे आते हैं। देखना, सॉल्यूशन अगर हम बोले, सबसे पहले देखो 5 और 41 यहाँ लिख दिया, इसके बीच में कितना इंसर्टेड है? P है ना, यहाँ ले लिया A1 A2 A3 डॉट डॉट, ये क्या हो गया? AP, ये आ गया। इससे पहले क्या हो गया? AP माइनस 1, ये सब किसमें आएगा? AP में। ये हमारा गिवन है, मतलब 5 और 41 के बीच में P अरिथमेटिक मीन इंसर्टेड है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, अब स्टेटमेंट यहाँ यूं है कि P अरिथमेटिक मीन इंसर्टेड है। अब ये रेशियो दिया हो, तो सबसे पहले दोनों वैल्यू निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले कॉमन डिफरेंस मानते हैं, तो लेट कॉमन डिफरेंस इक्वल टू D। तो देखो D निकालने क्या लिख सकते हैं? 41, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया? P प्लस 2, यानी P प्लस 2, तो क्या लिख सकते हैं? 5 प्लस P प्लस 2 माइनस 1 इंटू D, क्या हो गया? P प्लस 1 इंटू D। तो D की वैल्यू क्या आ गई? 41 माइनस 5, 36 डिवाइड बाय P प्लस 1। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ D। आई डोंट थिंक ये यहाँ कोई कंफ्यूजन होगा। ये आ गया वैल्यू ऑफ D क्या आ गया? 36 डिवाइड बाय P प्लस 1। तो D की वैल्यू आ गई 36 बाय P प्लस 1। नाउ अब हम निकालते हैं A3 चाहिए। A3 को क्या लिख सकते हैं? 5 प्लस 2D, 5 प्लस D, 5 प्लस 2D, 5 प्लस 3D, तो क्या लिखेगा? 5 प्लस 3D। तो अंदर क्या हुआ? 5 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 36 डिवाइड बाय P प्लस 1, दैट इंप्लाइज क्या हो गया? 36 108, तो 5P प्लस 5, 108 प्लस 5 क्या? 113 डिवाइड बाय P प्लस 1। देख लो, कंफर्म कर लो, P प्लस 5 आ गया 108, तो 108 प्लस 5 क्या हो? 113। यहां तक क्लियर है? तो दिस इज A3 आ गया और AP माइनस 1, एंड अब हम AP माइनस 1 निकालते। AP माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा? A प्लस P माइनस 1 इंटू D। A क्या है? A है आपका 5 है, और D क्या है? तो D आप देख लेते हैं, D क्या है, तो D वहां से लिख सकते हैं। तो 5 प्लस P माइनस 1 इंटू D क्या है? 36 बाय P प्लस 1। तो देखो क्या आ गया? 5P प्लस 5 प्लस 36P माइनस 36 डिवाइड बाय क्या आ गया? P प्लस 1। तो दैट इंप्लाइज क्या आ गया? 41P माइनस 31, 5 माइनस 36 क्या होगा? माइनस 31 डिवाइड बाय P प्लस 1। तो दिस इज A ऑफ P माइनस। पहले एक बार कैलकुलेशन कंफर्म कर लेते हैं, कहीं कुछ एरर तो नहीं है। 5 प्लस P माइनस 1 इंटू D, वेरी गुड। तो 5P प्लस 5, ठीक है, और 36P माइनस 36, तो ठीक है। तो 41 आ गया, और 5 माइनस 36 माइनस 31। तो देखो AP माइनस 1 भी आ गया और A3 भी आ गया। तो नाउ गिवन है A3 बाय AP माइनस 1 इक्वल टू 2/5। तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? A3 बाय AP माइनस 1 इक्वल टू 2/5। अब यहाँ से सॉल्व कर लेना, P का वैल्यू जो आएगा आपका 11 आएगा, P इक्वल टू 11, चेक कर लो। मतलब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके P की वैल्यू आप निकाल। तो ये है आपका ये प्रॉब्लम। आई थिंक यहाँ तक बातें समझ में आई होंगी। तो बस वही हमने बताया कि भाई 2 नंबर है, उसमें P अरिथमेटिक में इंसर्ट किया, तो कैसे कैसे क्या करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, समझ में आ गई होगी बात। तो 2 प्रॉब्लम जैसे मैंने अभी डिस्कस किया आप लोगों से, आई थिंक दोनों प्रॉब्लम आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अरिथमेटिक मीन का मेन थीम तो क्लियर है। सबसे पहले 2 नंबर के अरिथमेटिक मीन बताया, फिर n नंबर का बताया। इसका यूज अभी ज्यादा नहीं बताया, अभी मैंने इंसर्शन पे ही क्वेश्चन करवाए। इस 2 नंबर और n नंबर के अरिथमेटिक मीन की जरूरत हमें पड़ेगी जब हमें इनइक्वालिटी बेस्ड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो जब इनइक्वालिटी बेस्ड प्रॉब्लम डिस्कशन करेंगे तो देखा जाएगा।
जब इनइक्वालिटी यानी एम जीएम एचएम बेस्ड इनइक्वालिटी जनरेट करेंगे तो वहां जरूरत पड़ेगी। तो जब जरूरत पड़ेगी तो देखा जाएगा। अभी के केस में यही है कि जो बताया उसको दिमाग में रखें। अब आते हैं आगे की बात, जो एरिथमेटिक में कुछ क्वेश्चन और मैं तो कुछ क्वेश्चन मैं आपको अभी शेयर करूंगा, जिसपे आपको उसमें कुछ क्वेश्चन मैं अभी डिस्कस भी करूंगा। तो चलिए क्वेश्चन मैं शेयर कर रहा हूं। सबसे पहले आप इस सारे क्वेश्चंस को देख लें, लिख लें। मैं 5 प्रॉब्लम शेयर कर रहा हूं, सबको दिख रहा होगा, देखिए दिख रहा है ना। पहला तो सिंपल है, ठीक है। एक्स वाई जेड आर इन एपी, फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिया हो ना, एक्स वाई जेड आर इन एपी, ए इज ए एम बिटवीन एक्स वाई बी वाई, A is AM between X and Y, B is AM between Y and Z, then find the AM between A and B. तो AM of A and B बताना है। A and B का AM क्या होगा, तो इसको बताना है। तो उसका आंसर आपको सोचना चाहिए। पहला प्रॉब्लम आसान है, सोचिएगा ना क्या है, मतलब कहना यहाँ ये चाह रहे हैं। पहले आप क्वेश्चन पहले नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले। मैं क्वेश्चन एक साइड रहने देता हूँ और प्रॉब्लम को राइट साइड डिस्कस करता हूँ, ठीक है। तो हिंट दे रहा हूँ, आप सारे प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट करके देखिए। जरूरत पड़ी तो मैं 1-2 क्वेश्चन और बढ़ा भी दूंगा इसमें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की मैं बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या दिया हुआ है, सुनना मेरी बात। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है कि A इज द AM बिटवीन X एंड Y। तो मतलब A इज द A इक्वल टू कितना है, AM बिटवीन X एंड Y, मतलब X प्लस Y बाई 2 दिया हुआ है, गिवन है, ये सब गिवन है। दूसरा डेटा क्या दिया हुआ है, B इज द AM बिटवीन Y एंड Z। तो B इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, Y प्लस Z डिवाइड बाई 2। B इक्वल टू Y प्लस Z डिवाइड बाई 2। देन फाइंड द AM बिटवीन A एंड B। तो अब सोचो कि ये क्या है। तो A X प्लस Y बाई 2 है और B है Y एंड Z। तो आपको किसका AM बोल रहा है, तो फाइंड द AM बिटवीन A एंड B। तो अब सिंपल सा सोचो, इसके हिसाब से क्या दिख रहा है, X कॉमा A कॉमा B, ये किसमें है, एपी में। सॉरी, ए इज एम बिटवीन एक्स एंड ए कॉमा वाई, एक्स कॉमा ए कॉमा वाई एपी में, तभी ना बोलेंगे ए इक्वल टू क्या लिखेंगे, एक्स प्लस वाई बाई 2। यहां से देखो, यहां से दिख रहा है कि बी जो है आपका क्या है, तो वाई जेड, वाई बी और जेड ये है आपका एपी में। बी वाई और जेड किसमें है, एपी में। और वो डेटा गिवन है एक्स वाई, और ये भी दिया हुआ है कि एक्स वाई जेड भी एपी में है एंड एक्स वाई जेड एपी में है, एक्स वाई जेड भी एपी में है। तो एक्स वाई जेड एपी में है, तो आप सोचो यहां से और यहां से एक्स वाई जेड एपी में था, एक्स वाई जेड एपी में, ठीक है, एक्स वाई जेड एपी में। अब देखो कि एक्स, इसके बीच में ए डाल दिया, तो ये एक्स ए वाई किसमें है, एपी में, ठीक है। और सिमिलरली सोचो कि वाई जेड के बीच में क्या डाल दिया, बी डाल दिया, तो ये तीनों इंडिविजुअल एपी है, ये तीनों इंडिविजुअल एपी है। यानी बीच में एक टर्म हमने इंट्रोड्यूस किया, मैं शॉर्टकट मेथड बता रहा हूँ। बीच में एक टर्म इंट्रोड्यूस किया यहाँ, बीच में एक टर्म इंट्रोड्यूस किया यहाँ। तो एक्स ए वाई अपने में एपी में है, वाई बी जेड अपने में एपी में है, मतलब ओवरऑल एपी में हो जाएगा। मतलब ये क्योंकि जितना डिफरेंस यहाँ होगा उतना ही डिफरेंस यहाँ होगा, बीच में एक टर्म डाला, ये भी डिफरेंस वाई, क्योंकि x माइनस वाई इक्वल टू वाई माइनस जेड है, क्योंकि पहले से हमें पता है कि एक्स वाई जेड एपी में है। तो अब दोनों सीक्वेंस को मिला दिया, तो ओवरऑल सीक्वेंस किसमें चला गया, एपी में चला गया। क्यों चला गया, ये कंफ्यूज मत होना। तो किसी के दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है तो क्वेश्चन को हटाओ, क्योंकि हमें पता है कि एक्स वाई जेड एपी में है, तो क्या लिख सकते हैं, y माइनस एक्स इक्वल टू जेड माइनस वाई। तो बीच में a इंसर्ट किया, अगर x a y एपी में है तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, ये अगर d मानेंगे तो कॉमन डिफरेंस कितना होगा, d बाई 2, ये d बाई 2, ठीक है, d बाई 2। और ये भी है तो ये भी कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, d बाई 2 और d बाई 2। d क्या है, d इक्वल टू एक्स वाई माइनस एक्स और z माइनस वाई, मतलब ये सीक्वेंस एपी में आ गया। मैं इसको फेस में लिखता हूं, दैट इंप्लाइज एक्स कॉमा ए कॉमा वाई कॉमा बी कॉमा जेड किस में चला गया, दिस सीक्वेंस इज एन एपी। ये है आपका, अगर ये सीक्वेंस एपी में है तो एक रिजल्ट आपको दिख रहा हो, ए इज द एम ऑफ एक्स एंड वाई, बी इज द एम ऑफ वाई एंड जेड। तो किसका एम मांग रहा है, तो क्वेश्चन मांग रहा है व्हाट इज द एम ऑफ ए एंड बी। तो क्या दिख रहा है, तो यहां से दिख रहा है कि ए वाई बी आपका किसमें है, तीन कंटिन्यूस टर्म उठा लेते एपी में है। तो क्या लिख सकता हूँ, y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी बाई 2, दैट इंप्लाइज क्या लिख सकते हैं,
y is the am of क्या लिख सकते हैं, a and b। दिस इज द आंसर। हो गया, सिंपल है। आई थिंक बातें समझ में आई होगी, बहुत छोटा सा लॉजिक है, एपी का कंसेप्ट है। तो क्या लिखा कि y जो होगा, y इज अरिथमेटिक मीन ऑफ a and b, यही लॉजिक। तो हमने एक बहुत हद तक बता दिया, आप इसको एक बार फिर से ट्राई करना। अब समझ में आ ही गई होगी बात, ठीक है। चलो, ये तो हो गया पहला प्रॉब्लम। हिंट क्या देना, मैंने पूरा लगभग तो सॉल्व ही कर दिया। चलिए सेकंड प्रॉब्लम पे आइएगा। देखिए सेकंड प्रॉब्लम आपको दिख रहा है। सेकंड प्रॉब्लम क्या है, एन एम से इंसर्टेड बिटवीन 2 and 38, ठीक है। इफ थर्ड एम इज 14 देन इवेल्युएट एन। ये बना लोगे, आंसर भी दिया हुआ एन इक्वल टू 8, बना लेना। तीसरा दिया हुआ है इंसर्ट 20 एम बिटवीन 2 and 86, अभी जस्ट बताया। फाइंड देयर सम भी बताया है। सम में डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो प्रॉपर्टी का। सारे एम का समेशन क्या होगा, n/2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी। ए क्या है, 286, जो बताया उससे याद है, एक नोट में कुछ पॉइंट लिखाया था ना, वही पॉइंट में यूज कर लो, शॉर्टकट बन जाएगा। नहीं बनाना है तो आपको जो जनरल मेथड है सारा यहाँ से जनरेट करके सबका समेशन निकाल लो, तो भी तो एपी में ही होगा, तो बन जाएगा ये प्रॉब्लम। तीसरा ही बन गया, ठीक है। नेक्स्ट में आप देख रहे हो, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो क्वेश्चन देखना क्या दिया हुआ है। सबसे पहले दिया हुआ है बिटवीन टू नंबर्स whose sum is 13/6, even number am inserted, some of these means exceed the numbers of means by unity, find the number of means। क्वेश्चन समझ में आया क्या कह रहा है। बिटवीन टू नंबर्स जिसका सम कितना है 13/6, मतलब दो नंबर मान लो a और b, a प्लस b कितना दिया हुआ है 13/6, दिस इज 13/6। यहाँ पे तो क्लियर है। इवन नंबर ऑफ एम इंसर्ट करना। इवन नंबर ऑफ एम मतलब क्या हुआ कि आपको इवन नंबर, मतलब इवन नंबर के लिए बेस्ट होगा कि आपको इवन नंबर को, हमने बताया था ना हाइलाइट्स में, जब इवन नंबर मेंशन किया तो बेटर टू सपोज ट्वाइस ए नंबर। तो 2n नंबर आपका एम इंसर्ट किया गया ए और बी के बीच में। तो सम ऑफ दीज मीन्स एक्सीड्स द नंबर ऑफ मीन्स बाय यूनिटी। नंबर ऑफ मीन्स बाय यूनिटी मतलब क्या हुआ कि सम ऑफ दीज नंबर्स, सम ऑफ दीज मीन्स सारे मीन्स का समेशन जो होगा वो सम ऑफ दीज मीन्स एक्सीड्स द नंबर ऑफ मीन्स बाय यूनिटी। नंबर ऑफ मीन्स कितना है, तो टोटल कितने मीन इंसर्ट किए, तो ट्वाइस है, उससे एक ज्यादा है, समझे। तो बस यही है। तो बस इसका आपको बोल रहा है कि इसमें भी एन की वैल्यू में जाना है, इसमें भी सिंपल सा प्रॉपर्टी आप यूज करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा अगर चाहो तो। जरा एक मिनट का टाइम दे रहा हूँ, वीडियो में ही टाइम मिल रहा है आपको, क्या दिमाग लगाइए, फिर मैं इसको सॉल्व करता कीजिए साथ ही साथ, इसी बहाने साथ ही साथ सॉल्व हो जाएगा। तब तक मैं इधर मिटाता हूँ। करके देखिए, जो वीडियो देख रहे हो फास्ट फॉरवर्ड मत कर देना। ये नहीं कि सर एक मिनट टाइम दिया फॉरवर्ड सीधे सॉल्यूशन देख लेते हैं, काम अपना काम बनता है, भागा जनता नहीं होना चाहिए। जो कहा गया उसको कीजिए, टाइम दिया है तो उसको यूज कीजिए। ठीक है, एन क्या है, एन इक्वल टू 12 होगा, आंसर तो दिख ही रहा होगा। चलो मैं क्वेश्चन देखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है। मान लिया हमने दो नंबर बिटवीन टू नंबर्स उस सम इज 13/6, तो लेट ए एंड बी आर टू नंबर, हमने ये मान लिया टू नंबर। गिवन है a प्लस बी इक्वल टू कितना है 13/6, ये गिवन है। अब बोल रहा है इवन नंबर ऑफ एम इंसर्ट करता है, तो ए और बी के बीच में इवन नंबर ऑफ एम इंसर्ट करते हैं। इवन क्या, a1 a2 a3 डॉट डॉट a2n, मतलब कितना एम इंसर्ट किए
ट्वाइस एन ए एम, 2n AM, ठीक है, यानी ट्वाइस एन मतलब ए और स्मॉल बी के बीच में 2n AM इंसर्ट किए। अब आपको बोल रहा है द सम ऑफ दीज मीन्स एक्सीड द नंबर ऑफ मीन्स बाय यूनिटी। अब नाउ गिवन क्या है, गिवन देखो डेटा क्या है, जिससे हमारा n कैलकुलेट होगा a1 प्लस a2 सम ऑफ दीज मीन्स, जो मीन्स आपने इंसर्ट किया इसके बीच में वो एक्सीड द नंबर ऑफ मीन्स बाय यूनिटी। मतलब ये समेशन जो है वो नम टोटल कितना मीन्स इंसर्ट किया इसके बीच में, ट्वाइस एन, उससे एक ज्यादा है, एक्सीड 1, तो 2n + 1, तो यहां से n कैलकुलेट करना है। तो देखो ये तो सिंपल नहीं है, आपको फॉर्मूला पता था ना इसका, सम ऑफ द मीन्स इक्वल टू क्या लिखे थे हाईलाइट नोट में, तो 2n/2 डायरेक्ट फॉर्मूला लिखे थे a प्लस बी लिखा था ना, 2n/2 a + b = 2n + 1, ठीक है ना, 2n/2 a + b = 2n + 1। आई थिंक यही होगा, ये क्वेश्चन क्या था, सम ऑफ दीज मीन, ठीक है, 2n + 1 यहाँ पे, ठीक है, हाँ, तो ये है तो 2n/2 2n + 1। अब देखो यहाँ से प्रॉब्लम सॉल्व है, तो 2 तो कैंसिल हो गया, n टाइम्स ऑफ a + b को कितना लिखा 13/6 इक्वल टू क्या रखा 2n + 1, तो यहाँ से क्या आ गया 13n इक्वल टू 12n + 6, तो दैट इंप्लाइज n इक्वल टू कितना आ गया आंसर, दिस इज आंसर, आंसर कंफर्म n इक्वल टू 6, ठीक है, तो n इक्वल टू 6, बट आंसर देखो क्या दिया हुआ है, आंसर तो 12 दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखो मैंने भी n इक्वल टू 6 लेके आंसर लिख के बात चला दी, n इक्वल टू 6 नहीं है, टोटल नंबर कितना माने थे बीच में 2n माने थे, n नहीं था, तो टोटल नंबर ऑफ मीन्स, टोटल नंबर ऑफ मीन्स पूछेगा, तो कितना होगा 6 × 12 2, 6 × 2 मतलब 12, तो टोटल 12 होगा आंसर, n इक्वल टू 6 नहीं, टोटल ट्वाइस एन मीन हमने इंसर्ट किया था। देखो ये जो आप मानते हो उसको हिसाब से फॉलो करना, n नहीं माना था 2n, n मानते तो n इक्वल टू 12 आ जाता, 2n माने तो n इक्वल टू 6 आया, मतलब टोटल नंबर ऑफ मीन्स क्या आ गया, दैट इज इक्वल टू 12, क्योंकि बीच में 2n मीन्स इंसर्ट किए हैं। आप n से भी बना सकते हो, वहां से भी बातें क्लियर होंगी और सॉल्व हो जाए। तो क्लियर है मेरी बात, हाँ? अब 5वां नंबर क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, 5 ही क्वेश्चन मैंने कहा भी 5 ही क्वेश्चन में दूंगा, ये 5 क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, ठीक है, बहुत हद तक 3-4 तक तो मैंने हिंट दे ही दिया, कुछ बना भी दिया। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सबको बना जाना, और फिर मैं नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करूंगा। तो आज जहां तक मैंने बताया है वहां तक जितनी जल्दी उसके रिवीजन करके, क्योंकि मैंने आप थ्योरी बहुत ज्यादा ही बताया नहीं है, मैं पहले क्लास में थ्योरी बताया, पिछले 2 क्लास से मैक्सिमम टाइम प्रॉब्लम में डिस्कशन हो रहा है, तो आपको प्रॉब्लम इस लेवल तक डिस्कस मैंने कर दिया कि अब आप कंफर्ट जोन में चले आओगे, खासकर एपी और एएम बेस्ड क्वेश्चन। तो अब आपके लिए है कि आप इसमें फ्री हैंड हो, जहां से भी हो वहां से सॉल्व कर सकते हो। पहले कोशिश कीजिएगा असाइनमेंट सॉल्व करने, ठीक है ना, तो सबसे पहले क्लास के क्वेश्चंस को बनाइएगा, सारा थ्योरी पार्ट डिस्कस करके असाइनमेंट्स के प्रॉब्लम को बनाइएगा, फिर असाइनमेंट स्टार्ट कीजिए। आपसे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेजर क्वेश्चन सॉल्व होंगे, और ईमानदारी से वर्क कीजिएगा। सीरियसली लेक्चर अगर हम लोग इतना एफर्ट लगाते हुए आपके लिए शेयर कर रहे हैं, इतनी चीजें दे रहे हैं, तो आप ईमानदारी से वर्क कीजिएगा इस पे, क्योंकि अगर आप करोगे तो आप ही को फायदा है, कोई और आपके बदले कोई नहीं कर देगा, ठीक है ना। ध्यान रखिए मेरी बात को, सीरियसली लीजिए। बहुत लोग सीरियस हो, बहुत लोग सीरियस नहीं हो, तो जो सीरियस नहीं हो अभी से सीरियस हो जाओ, क्योंकि टाइम आपके लिए वेट नहीं करेगा। कोरोना बीतेगा तो सिलेबस फिर आगे कंटिन्यू होगा, भले कुछ पीछे की चीजों को हम लोग एक फास्ट रिव्यू एक्स्ट्रा क्लास में करवाएंगे, बट उससे आप उस लेवल तक नहीं सीख पाओगे ना, क्योंकि चीजें बहुत पहले बता रखी होंगी, तो उसमें एक रिविजन क्लासेस चलेंगे, सपोर्ट रहेगा, और उसके भरोसे मत रहना, क्योंकि ये टाइम आपका बर्बाद हो गया ना। टाइम को यूज करो, एक्स्ट्रा जो हम लोग कराएंगे वो अपनी जगह पर, सिलेबस अपना चलता रहेगा जिस स्पीड से चल रहा है। तो इसलिए जो ऐसी बात कर रहे हो, जो अभी हल्के में ले रहे हो इस टाइम को कि चलो हो जाएगा, खाए पिए सोए, तो वो अब सुधर जाए। रिजल्ट भी आ गया है, बहुत लोगों का अच्छा रिजल्ट भी आया, तो उसकी भी बहुत बहुत बधाइयाँ आप लोगों को। बट अब रिजल्ट के बाद अब आपको अपने कैरियर के लिए सीरियस होना है, और जितनी जल्दी सीरियस हो जाओ उतना ही बेहतर, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं फिनिश करते हैं अपने इन्हीं शब्दों के साथ। आज बहुत डोज आप लोगों को मिल गया, ख्याल रखिएगा, मैं आप ही लोगों के भले के लिए कहता हूँ, मुझे मेरी आपसे कोई ऐसी पर्सनल खुन्नस या दुश्मनी नहीं, समझे। तो बस अगर मैं कहता हूँ तो ख्याल रखिए, सीरियसली फॉलो कीजिए। इतनी जरूर है कि आप कुछ ना कुछ आपके लिए बेहतर होगा, और आपको रिजल्ट दिखने लगे, डिफरेंस दिखने लगे। तो कैरियर आपका है, और गाइड हम लोग कर रहे हैं।
तो इसलिए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है कि आपको हमेशा सजेशन देते रहना। तो जो सजेशन दिया उसको फॉलो कीजिए, दिल से फॉलो कीजिए, मन से फॉलो कीजिए, सारी चीज़ें आपके लिए ठीक रहेंगी, अच्छा रहेगा। तो चलो करते रहो। उम्मीद है कि आज क्लास के बाद जो लोग थोड़ा हल्के में ले रहे थे या टाइम को सही यूटिलाइज नहीं कर रहे थे, वो अपने टाइम को सही यूटिलाइज कीजिएगा, ठीक ना। तो चलो करते रहो। और कहीं अगर किसी को प्रॉब्लम है कुछ चीज़ें प्लानिंग में, कुछ आगे इधर उधर चीज़ों में, तो आप मुझसे पर्सनली डिस्कस कर सकते हो सकता है कभी कोई मैसेज में मुझे लेट करने में लेट हो जाए, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। कभी अगर लेट वेट हो गया है तो मैं अगर देखूंगा तो जरूर रिप्लाई करूंगा, और जरूरत पड़े तो मैं आप लोगों से बात करके भी आपके प्रॉब्लम को रिजॉल्व करूंगा। पढ़ाई में, प्लानिंग में कहीं भी कोई ऐसी दिक्कत आए तो मुझसे डिस्कस कर सकते हो। जब टाइम होगा तब मैं आपसे डिस्कस करके आपके प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। कोशिश कीजिए, आगे बढ़ते रहिए, जहाँ भी कोई दिक्कत हो मुझसे पूछिए, ठीक है। तो चलो आज की क्लास यहीं फिनिश करते हैं। बहुत हो गया आज की क्लास। ओके, ऑल द बेस्ट।